गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आदर्श वित्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, यानी हम भाग और अनुच्छेद को आज पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने अनुसूची को पढ़ लिया था। हमारी टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले सेक्शन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे और अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले अनुसूची को पढ़ लिया है। सबसे पहले क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले अनुसूची को पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम भाग पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम भाग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे भाग 1। क्या पढ़ेंगे? भाग 1, जिसमें हमारा अनुच्छेद कौन कौन सा आता है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हमारा किस में आता है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हमारा भाग 1 में आता है। भाग 1 में क्या क्या आता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। अब हम समझने के लिए भाग को क्या मान लेंगे? भाग को मान लेंगे लेसन, यानी किताब में क्या दिया रहता है? किताब में पाठ दिया रहता है। तो हम भाग को क्या मान लेंगे? भाग को लेसन मान लेंगे। ये जो हमारा अनुच्छेद हो गया इसे हम क्या मानेंगे? तो अनुच्छेद को हम मान लेंगे कि ये हमारा हेडिंग है, यानी लेसन में छोटी छोटी हेडिंगें दी रहती हैं जिसके बारे में आगे उल्लेख किया रहता है। तो अनुच्छेद को हम क्या मान लेंगे? तो अनुच्छेद को हम हेडिंग मान लेंगे ताकि हमें समझने में बहुत आसानी होगी। ये तो भाग जो हमारा हो भाग 1 यानी लेसन 1 हो गया। अब एक बुक है, उसमें टोटल कितना हमारे अनुच्छेद में कितना भाग है? 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। अब हम इसे क्या करेंगे? हमारे मान लेंगे सपोज दैट कि हमारे एक बुक में टोटल कितने लेसन है? टोटल 22 लेसन है। और जो अनुच्छेद है उसे हम क्या मान लेंगे? तो अनुच्छेद जो है हमारा वो है हमारी हेडिंग हो गई। अब भाग 1 में कितनी हेडिंग है, यानी भाग 1 में हमारा कितना अनुच्छेद है? तो भाग 1 में हमारा 1 से लेकर 4 तक है। अब हम बारी बारी देखेंगे अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा है। इस तरह बारी बारी आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहा गया है? भारत एक संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक संघ है, यानी यूनियन है। भारत क्या है? संघ है, जिसे हम यूनियन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यूनियन कहते हैं। संघ का मतलब होता है कि भारत के जो राज्य हैं वे आपस में अलग नहीं हो सकते हैं, यानी भारत के जो राज्य हैं वो आपस में अलग नहीं हो सकते हैं। अब भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाग 1 हमारा क्या कहता है? भाग 1 कहता है भारत एक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक संघ है, यानी भारत देश हमारा कैसा है? भारत देश हमारा जो इसमें छोटे छोटे राज्यों क्या है? यूनियन है। वे आपस में अलग होना चाहते हैं तो अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमारा कौन सा भाग कहता है? यह हमारा कहता है अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 कहता है। यह हमारा कहाँ दिए गए हैं? तो यह हमारा भाग 1 में अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत एक संघ है, यानी यूनियन टेरिटरी। ये आपस में चाहे अलग होना तो ये आपस में अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 2। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? कि विदेशी मुल्कों को भारत में मिलाना, यानी जो हमारे पड़ोसी कोई देश है उसको हम भारत में मिलाएंगे, यानी जो हमारा विदेशी कोई मुल्क है जब उसे हम भारत में मिलाएंगे तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलाएंगे? तो उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलाएंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। अब विदेशी मुल्कों को भारत में मिलाना है, उसका कानून कौन बनाता है? तो विदेशी मुल्कों को भारत में मिलाने का जो कानून है वह संसद बनाती है। यानी भारत में किसको मिलाएंगे? तो भारत में मिलाएंगे भारत में विदेशी को,
विदेशी को भारत में मिलाने के काम किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेंगे? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करेंगे। इसमें जो कानून होता है, यानी किसी देश को भारत में मिलाना है, यानी कोई मुल्क है, हमारे पड़ोसी कोई मुल्क है, वह उसको हम भारत में मिलाना चाहते हैं। अब किस परिस्थिति में मिलाना चाहते हैं ये अलग बात है, लेकिन अगर हम उसको मिलाते हैं तो वह किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। लेकिन उसमें जो मिलाने का कानून बनता है वह कौन बनाती है? तो वह हमारी संसद बनाती है। कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। विदेशी मुल्क को भारत में मिलाना है तो उसका कानून कौन बनाता है? तो उसका कानून संसद बनाती है। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 2। अब हम इसके पहले एक मुल्क को मिला भी चुके हैं। इसके पहले क्या कर चुके हैं? इसके पहले हम एक मुल्क को मिला भी चुके हैं। वह कौन था हमारा? वह था हमारा सिक्किम, जिसे हम कब मिलाए थे? यानी कुछ दिन पहले हम किसको मिलाए थे? तो सिक्किम को मिलाए थे। कब मिलाए थे? तो 16 मई 1975 को। सिक्किम को कब मिलाए थे? सिक्किम को मिलाए थे 16 मई 1975 को। सोलह मई 1975 को किसको मिलाया गया था? 16 मई 1975 को हमारा सिक्किम मिला था। 16 मई 1975 को हमारा क्या मिला था? 16 मई 1975 को हमारा सिक्किम मिलाया गया था। यह सिक्किम क्या था? यह एक विदेशी राज्य था जो बाद में 16 मई 1975 को भारत में मिलाया गया। इसके पहले यह सिक्किम क्या था? सिक्किम एक अलग देश था। यह किस संशोधन के अंतर्गत मिलाया गया था? तो यह 35वां संशोधन के अंतर्गत। किस संशोधन के अंतर्गत मिलाया गया था? तो 35वां संशोधन के अंतर्गत मिलाया गया था। यह भारत का कौन सा राज्य था? यह भारत का 22वां राज्य था। यानी सबसे पहले तो हमारे 28 राज्य नहीं हो गए थे, यानी कम थे। तो यह कैसा राज्य था? यह हमारा 22वां राज्य था, जो सबसे पहले मिलाया गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 3 कि अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है। इसके बाद क्या देखते हैं? तो इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों की सीमा, राज्य की सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य की सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है राज्य की सीमा में परिवर्तन। राज्य की सीमा में परिवर्तन यानी हम जब कोई राज्य है वह बड़ा है, उसको हम तोड़कर कई राज्यों में विभाजित कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम तोड़कर कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में विभाजित कर सकते हैं। तीन हमारा क्या कहता है? 3 हमारा कहता है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन। 3 हमारा क्या कहता है? 3 हमारा कहता है राज्यों की सीमा में परिवर्तन। यानी 2 में कहा गया है कि आप विदेशी किसी मुल्क को भारत में मिला सकते हैं। किसी राज्य को जिसको हम भारत में मिलाना चाहते हैं उसे हम मिला सकते हैं, चाहे लड़ाई करके चाहे झगड़ा करके। लेकिन भारत कभी पहले नहीं लड़ता है। अब भाई बार बार अंगुली करोगे तो अलग बात है, किसी को बार बार टॉर्चर करोगे तो वह जवाब तो देगा ही। लेकिन अब तो विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की बात किसमें की गई है? तो विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की या विदेश के किसी मुल्क को मिलाने की बात भारत में किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 2 में की गई है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्यों की सीमा में परिवर्तन। जैसे कोई बड़ा राज्य है उसको तोड़कर 2-3 राज्य बनाना है। अब जैसे उत्तर प्रदेश ही पहले बड़ा था, इसको उत्तराखंड में तोड़कर परिवर्तित किया गया। और इसी तरह एक हमारा पेप्सू था, वो काफ़ी बड़ा राज्य था। एक हमारा क्या था? पेप्सू था, जो काफ़ी बड़ा राज्य था। उसको तोड़कर 4 राज्यों में विभाजित किया गया है। उसको भी तोड़कर क्या किया गया है? उसको तोड़कर 4 राज्यों में विभाजित किया गया है। यानी आप पहले विदेशी किसी मुल्क को भारत में मिला लीजिए, उसके बाद उसको तोड़ ताड़ के यानी पीट पाट के उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार उसे मिला लिए उसके बाद क्या करेंगे? उसकी सीमा में परिवर्तन
कर सकते हैं। उसको चाहे 10 भाग में बांटिए, चाहे 4 भाग में बांटिए, चाहे 6 भाग में बांटिए, वह उसका विरोध नहीं कर पाएगा। यदि कोई राज्य चाहता है तो भी, नहीं चाहता है तो भी, यदि केंद्र चाहती है कि उसकी सीमा में परिवर्तन होना चाहिए तो वह संसद के द्वारा क्या करेगी, बिल को पास कराएगी। उसको कितने राज्यों में तोड़ना है उसके बाद वो तोड़ देगी, चाहे उस राज्य की जो जनता है वह इच्छुक हो या ना हो। तो सीमा में परिवर्तन करने का काम ये सब कौन करता है, तो सब संसद करती है। कौन करती है, तो संसद करती है। यही हुआ था कि पेप्सू हमारा क्या था, पेप्सू हमारा बहुत बड़ा राज्य था। पेप्सू हमारा क्या था, तो पेप्सू हमारा बहुत बड़ा राज्य था। जैसे हमारा पेप्सू था, इसको कितने भागों में तोड़ा गया, पेप्सू को 3 भागों में तोड़ा गया। पेप्सू को कितने भागों में तोड़ा गया, पेप्सू को 4 भागों में तोड़ा गया था। पेप्सू को कितने भागों में तोड़ा गया था, पेप्सू को 4 भागों में तोड़ा गया था। पहला हो गया था हमारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश पेप्सू को कितने भागों में तोड़ा गया था, पेप्सू को 4 भागों में तोड़ा गया था। जो हो गया था हमारा हिमाचल प्रदेश, इससे हो गया हरियाणा, क्या हो गया था, हरियाणा हो गया था, पंजाब हो गया था, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद क्या हुआ था, चंडीगढ़ के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ के बाद क्या हुआ था, चंडीगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब ये जो हमारा पेप्सू था यह क्या था, यह काफी बड़ा राज्य था। जो हमारा पेप्सू था वह काफी बड़ा राज्य था। इसको कब तोड़ा गया था, इसको 1966 में, यानी 1966 में पेप्सू को तोड़कर 4 राज्य बना दिए गए। 1966 में पेप्सू को तोड़कर कितने राज्य बना दिए गए, 1966 में पेप्सू को तोड़कर 4 राज्य बना दिए गए। वह 4 राज्य हमारा एक हो गया हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इसको संसद ने क्या किया, संसद ने एक कानून बनाया, क्योंकि पेप्सू काफी बड़ा राज्य था जिसको मैनेज करने में परेशानी होती थी, तो संसद ने कानून बनाया और उसको 4 राज्यों में तोड़ दिए गए। जो अब हम किसके नाम से जानते हैं, तो अब हम जानते हैं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये तो हमारा हो गया किसमें, यह हमारा है अनुच्छेद 3 में। किसमें है, अनुच्छेद 3 में है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 4। अब हम किस में आते हैं, अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जैसे कोई विदेशी राज्य को मिलाना है, क्या करना है, कोई विदेशी राज्य को मिलाना है, और कोई विदेशी राज्य को मिलाना है तो संसद क्या करेगी, संसद उस पर कानून बनाएगी। लेकिन अब क्या होता है, जब कानून बनता है तो हमारा लास्ट में किसके पास जाता है, तो राष्ट्र में हमारा राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है, तो लास्ट में हमारा राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यही कहा गया है कि संसद यदि कोई कानून बनाता है तो वह अनुच्छेद 2 का पालन कर रहा हो और अनुच्छेद 3 का, यानी किसी एक का पालन कर रहा होगा। चाहे हमारा अनुच्छेद 2 का पालन वह कानून कर रहा है, चाहे अनुच्छेद 3 का पालन कर रहा है। यदि ऐसे किसी कानून का पालन किसी अनुच्छेद का पालन कर रहा है तो उसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कोई कानून जब संसद से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं ले सकते हैं। इस समय के तो राष्ट्रपति कुछ भी नहीं लेते हैं, बहुत नाम मात्र के लेते हैं। राष्ट्रपति तो एक प्रकार से समझ लीजिए घर के बुढ़ों के समान है, यानी घर के जो सीनियर होते हैं सिर्फ उनको बता दिया जाता है कि मालिक यही है, बाकी सारे काम हर लोग करते रहते हैं, सिर्फ वे नाम के मालिक रह जाते हैं। तो वही दशा है भारत में राष्ट्रपति क्या, और यदि वो विरोध भी करते हैं तो क्या करेंगे कि जिसकी सरकार रहेगी उसके पास क्या रहता है, उसके पास जो है जनता का सपोर्ट रहता है, उसके पास नेता विधायक रहते हैं। संसद के जो सांसद जी रहते हैं वह किसके, प्रधानमंत्री चाहेगा तो महाभियोग के द्वारा
क्या करेगा, राष्ट्रपति को हटा देगा। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लेकर आएगा, अगले सत्र में ले आ देगा। उसके बाद क्या करेगा, तो राष्ट्रपति को ही हटा देगा। यानी राष्ट्रपति जी को प्यार से लतिया देना ही क्या कहलाता है, तो राष्ट्रपति जी को प्यार से लतिया देना ही महाभियोग कहलाता है। तो ये तो हो गया कि यदि संसद कोई कानून बनाती है, वह अनुच्छेद चाहे 2 का पालन कर रही हो या 3 का पालन कर रही हो। जो कानून संसद बना रही है वह कानून चाहे अनुच्छेद 2 का पालन कर रही हो चाहे अनुच्छेद 3 का पालन कर रही हो, इसमें क्या होगा, तो इसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब कोई कानून बनाया जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि यदि कोई कानून बनता है वह कानून सही नहीं होता है, यानी उसमें कुछ संशय रहता है, तो राष्ट्रपति चाहें तो उस पर पुनः विचार विमर्श करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, पुनः विचार विमर्श करवा सकते हैं और उसमें हस्तक्षेप अपना कर सकते हैं। लेकिन यही इस अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 4 में बताया कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 जो है अनुच्छेद 368 से बाहर है। क्या है, अनुच्छेद 368 से बाहर है। अब हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक पढ़ लिया था। अब जब हम आगे देख रहे हैं कि आगे हम क्या बताने वाले हैं, आगे हम बता रहे हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब क्या हुआ, भारत को आज़ादी मिली 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे भारत में छोटी छोटी ढेर सारी रियासतें थी जो भारत के राजा महाराजाओं ने अपना अलग अलग रियासतें बना रखी थी। वे क्या करते थे, वे एक क्षेत्र बना देते थे और उस क्षेत्र तक अपना जो है कर वसूलते थे, अपना शासन चलाते थे। तो हमारे भारत में टोटल कितने राजाओं ने अपनी रियासत बना रखी थी, तो टोटल 552। कितने राजा ने, तो 552 राजा ने क्या बना रखा था, तो 552 राजा ने छोटी छोटी रियासतें बना सकती थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अब इन राजाओं को आपस में मिलाने का काम हमारा कौन शुरू किए, 3 राजाओं को आपस में मिलाने का काम हमारा सरदार पटेल और बीबी मेनन दोनों ने मिलकर जो है क्या कहा, दोनों ने मिलकर सभी राजाओं से संपर्क किया और कहा कि आप लोग मिल जाइए, आप लोग क्या हो जाइए, एकजुट हो जाइए। तो पहले हमारे कितने थे, पहले हमारे 552 थे, लेकिन इनको मिलाने का काम कौन किए, तो इनको मिलाने का काम सरदार पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने कहा कि आप लोग आसानी भारत में मिल जाइए, एकजुट हो जाइए। क्या हो जाइए, एकजुट हो जाइए। लेकिन जब इन्होंने एकजुट करने की कोशिश की, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने क्या कहा, तो इन दोनों ने कहा कि आप लोग भारत में जो है एकजुट हो जाइए, क्योंकि पहले कितने थे, तो पहले सब अपने अलग अलग मुल्क चलाते थे, टोटल 552 थे। जब इन दोनों ने, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कहा कि आप लोग आपस में मिल जाइए, तो इसमें सब तो आसानी से मिल गए, लेकिन 3-4 ऐसे राजा थे जो मिलने को तैयार नहीं थे। 3-4 ऐसे क्या थे, 3-4 ऐसे राजा थे जो मिलने को तैयार नहीं थे। एक तो हमारा हो गया था कश्मीर में था, और वह कौन था, कश्मीर में हमारा राजा हरि सिंह था। कौन था, राजा हरि सिंह था। तो वह ब्रिटेन के इशारे पर अलग ही कूद रहा था। वह क्या कर रहा था कि ब्रिटेन के इशारे पर अलग ही कूद रहा था, क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय उसको कहाँ से सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा था, उसे ब्रिटेन से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। ब्रिटेन के द्वारा कहा गया था कि आप भारत को चाहो जितने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े में बांटो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में क्या करो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में बांटो, क्योंकि अंग्रेज की यही एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में बटे रहेंगे वे क्या करेंगे, उतना हम लोगों का जो है पलड़ा भारी रहेगा। यानी जैसे अब आप एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोग आपस में एक जगह हैं। एक परिवार में कितने लोग हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोग आपस में एक जगह हैं, तो आप लोगों की ताकत ज़्यादा बनी रहेगी। वही 5 लोग जब आपस में अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होता है कि जब आपस में अलग हो जाते हैं उसकी जो है क्षमता
उसकी जो ताकत होती है वह घट जाती है, उसकी क्या होती है, ताकत घट जाती है। क्योंकि अलग अलग होने के बाद क्या होता है कि कोई किसी दूसरे भाई को बोल रहा है तो दूसरा भाई नहीं बोलता है। यानी जब भारत जो है कई टुकड़ों में बटा रहा था तो किसी एक राज्य पर कोई हमला करता तो दूसरा राज्य उसका सपोर्ट करने नहीं जाता था। यही कारण था कि भारत में इतना दिन किन लोगों ने शासन किया, तो भारत में इतना दिन अंग्रेजों ने शासन किया। उन्होंने कैसे शासन किया, तो उन्होंने क्या किया, यही फूट डाला था, यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे। तो 3-4 राजा तो जो थे वह मिलने को तैयार नहीं थे। एक तो हमारा हो गया जो कश्मीर में था, वह कौन था, राजा हरि सिंह। वह किसके इशारे पर नहीं मिल रहा था, तो वह ब्रिटेन के इशारे पर नहीं मिल रहा था। दूसरा हमारा कहाँ का था, दूसरा हमारा जूनागढ़ का राजा था। दूसरा हमारा कहाँ था, दूसरा हमारा जूनागढ़ का राजा था। जूनागढ़ का जो राजा था वह भी मिलने को तैयार नहीं था। तीसरा हमारा हैदराबाद का कौन था, निजाम। हैदराबाद का निजाम जो था वह भी मिलने को तैयार नहीं था। तब इसमें क्या होता था कि जैसे हो गया, हम लिख देते हैं, पहला हमारा कौन सा है, पहला हमारा है कश्मीर का जो कौन थे, दूसरा हो गया जूनागढ़, और तीसरा हो गया हैदराबाद। ये 3 जगह के जो राजा थे वह मिलने को तैयार नहीं थे। अब ये जो हमारा कश्मीर का हरि सिंह था, कश्मीर का कौन था, कश्मीर का हरि सिंह था। यह ब्रिटेन के इशारे, ब्रिटेन को इसे फुल सपोर्ट मिलता था, यानी ब्रिटेन से इसको सपोर्ट क्या है, ज़्यादा मिलता था। तो जो है यह भी मिलने को तैयार नहीं था। ये जो हरि सिंह था वह कहाँ का राजा था, वह था कश्मीर का राजा। वह कहाँ था, वह कश्मीर का राजा था। इसको भी कहाँ से, ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, या भारत को मिलने को तैयार नहीं था। यानी जब सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कहा कि आप लोग भारत में मिल जाइए, आप लोग एक संयुक्त वो बना लीजिए, तो इन लोगों ने कहा हम नहीं बनाएंगे। हरि सिंह क्या कहता था, हरि सिंह कहता था हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम कश्मीर एक अलग देश बनाएंगे। और जूनागढ़ का जो राजा था, जूनागढ़ का राजा जो था वह भी कहता था कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। और उसी तरह हमारा हैदराबाद का था, हैदराबाद का था, यह भी क्या कहता था, यह भी कहता था कि हम यह अपना अलग जो है देश बनाएंगे। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कहा कि ये लोग बड़े खचरे हैं, मिलने को ही तैयार नहीं हुए। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। तो सबसे पहले सरदार पटेल और वीपी मेनन ने क्या किया, पहले जूनागढ़ में क्या किया, तो सबसे पहले जूनागढ़ में ही जनमत संग्रह चालू किया। क्या हुआ, तो सबसे पहले जूनागढ़ में जब जनमत संग्रह चालू हो गया तो जूनागढ़ के जो राजा थे वे क्या किए, हाल जो है विदेश भाग गए। जब यहाँ क्या हुआ, जूनागढ़ में जनमत संग्रह, अब ये जो जूनागढ़ में जब जनमत संग्रह चालू हुआ तो यहाँ के जो राजा थे वो क्या हुए, विदेश चले गए, यानी यहाँ से भाग गए। तो अब जो जूनागढ़ के राजा थे उनको क्या था कि वे बहुत ज़्यादा कुत्ते पालने के शौकीन थे। वे क्या करते थे, वे बहुत ज़्यादा कुत्ते पालने के शौकीन थे। जूनागढ़ के जो राजा थे वह कुत्ते पाल लेते थे। उन्होंने कितना कुत्ता पाल रखा था, उन्होंने लगभग 250 कुत्ता पाल रखा था। कितना कुत्ता पाल रखा था, तो 250 कुत्ता पाल रखा था। आखिरकार पहले सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कह रहे थे कि आप लोग मिल जाइए, आप लोग जो है एक छोटा छोटा मुल्क आप भारत में मिल जाइए
और एक मुल्क आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ अपना जो है अपने हिसाब से कर वगैरह वसूलिए। जैसे पहले के राजा यही करते थे, क्या करते थे कि लगान वसूलते थे, ये सब आप करिए, आपको छोटा सा मुल्क मिल जाएगा एक। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हम अपना एक अलग देश ही बनाएंगे। तो अब परेशान हो गए, तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने भी क्या किया, जन्म संग्रह चालू किए, तो आखिरकार छोड़ के भाग गए। अब छोड़ के भागने के बाद वहां जाके क्या कहते थे, वहां से कहे कि हमारा जो 250 कुत्ता है वह हमें दे दीजिए। यानी उनको कुत्ता पालने का बहुत ज्यादा शौक था। हर राजा तो हाथी घोड़ा पालते थे, एक गधा क्या पालता था, तो ये गधा कुत्ता पालता था। तो अंत में उनको क्या मिला, अंत में उनको यही सिर्फ 250 कुत्ते मिले। 250 कुत्ते भी उनके भेज दिए गए। उनको भी नहीं भेजना चाहिए था, कुत्तों को भी यहीं बांध के रखना चाहिए, वो वहां से छपटी आते, कुत्ते यहाँ से छपटी आते। लेकिन सरदार पटेल और वीपी मेनन ने क्या किया, कुत्तों को ही भेजा। अंत में उन्हें क्या मिले, सिर्फ 250 कुत्ता मिले। उसके बाद जो ये हमारा हैदराबाद का राजा था, यह हैदराबाद का राजा जो निजाम था, इसके पास जब दोनों लोग गए, इसके पास जब गए तो इन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी हालत में जो है आपस में नहीं मिलेंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी हालत में आपस में नहीं मिलेंगे। यदि इस पे जो है इनको मिलाना है तो आपको हमारे उन्होंने क्या कहा कि आपको हमारे लाश से गुजरना होगा। यानी गांव में नहीं कहते हैं कि मर जाएंगे पर मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने, इन लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, इन लोगों ने क्या कहा ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार रहो, तैयार हो जाओ। तब पहले क्या था कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो एक नियम बना था, ब्रिटेन जब यहाँ से अंग्रेज जा रहे थे तो एक नियम बना दिए थे कि आप किसी राजा को जबरदस्ती विलय नहीं करा सकते। जबरदस्ती क्या नहीं करा सकते, विलय नहीं करा सकते। यानी जो चाहे इच्छा से विलय कर सकता है और जो नहीं चाहे वह अपना एक अलग जो है देश बना सकता है। तो इसी दम पे जो है राजा हरि सिंह भी कूदते थे, इसी दम पे जो है जूनागढ़ के भी राजा कूदते थे और हैदराबाद के राजा भी कूदते थे। अब इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे भी अपने, लेकिन अपना विलय नहीं करेंगे। तो ये सब इन लोगों ने क्या कहा कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब इन्होंने तुरंत फोन किया, तुरंत क्या फोन किया ब्रिटेन के जो है, तो वहां से क्या था कि आप सेना के बल पे, वहां ब्रिटेन जाते जाते जो नियम बनाया था, अंग्रेज जो जाते जाते नियम बनाए थे, उसमें क्या हो गया था कि आप सेना के बल पे किसी को मिला नहीं सकते। तो वहां से भी सरदार पटेल को लेटर आया कि आप सेना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप ब्रिटेन से भी लेटर आया कि आप सेना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो है हैदराबाद के राजा तो सोच लिए कि सेना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम आसानी से मतलब कहने पे उनके मिलेंगे नहीं, तो बाद में हमारा क्या होगा, बाद में हमारा एक अलग जो है देश बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सेना को बुलाया। ये लोग भी बहुत चालाक थे। इन्होंने क्या किया, सेना को बुलाया, तुम लोग इधर आओ। और क्या कि सेना की वर्दी उतारकर पुलिस की वर्दी पहनो, सेना की वर्दी उतारकर क्या करो, पुलिस की वर्दी पहनो। तो पुलिस की वर्दी पहनकर घुसा दिया। कहाँ घुसाया, हैदराबाद में घुसा दिया। और इतना ज़्यादा पिटवाया कि हैदराबाद के राजा जो है अंत में फिर क्या किए, अंत में फिर ब्रिटेन के पास फोन किए कि आप तो कह रहे थे कि जो है हमारे ऊपर सेना का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जब फिर सरदार पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया हम कहाँ सेना का प्रयोग किए थे, वह तो हमारा कौन था, वह हमारी पुलिस थी। वह हमारी कौन थी, तो वह हमारी पुलिस थी। यानी हैदराबाद को किसके अंतर्गत मिलाया गया, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो में कौन था, ऑपरेशन पोलो में हमारी पुलिस थी। कौन थी, यानी पुलिस हमारी गई थी। तो इसका नाम क्या दे दिएगा, ऑपरेशन पोलो। क्या दिया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो में हमारी क्या थी, तो ऑपरेशन पोलो में हमारी पुलिस थी। अब ये तो हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि किस राज्य को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत हमारा किस राज्य को मिलाया गया है, तो हैदराबाद को मिलाया गया है। तो अब ये दो तो मिल गए, एक हमारा कौन मिला, अपना विलय किए जूनागढ़ के राजा, वो तो भाग गए। अंत में क्या पाए, अंत में 250 कुत्ते पाए। अब तो साला कुत्ता के लिए वहां से गिड़गिड़ा रहा था।
अजब हाल है। तो उसके बाद जूनागढ़ हमारा मिल गया, और ऑपरेशन पोलो के तहत हमारा क्या मिल गया, ऑपरेशन पोलो के तहत हमारा हैदराबाद मिल गया। अब बचा हमारा कश्मीर का राजा हरि सिंह। कौन बचा, तो बचा हमारा कश्मीर का राजा हरि सिंह। अब क्या हुआ, इसी बीच जो है हमारा जो सबसे खचड़ा मुल्क इस समय पड़ोसी है पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान। वह क्या किया, कश्मीर में लड़ाई छेड़ दी है। क्या किए, कश्मीर में जो है लड़ाई छेड़ दी। अपना लड़ाई क्या, वे घुसपैठ का काम आज भी करते हैं। उन्होंने आतंकवादियों को क्या किया, घुसा दिया। सेना को किसके रूप में घुसाया, आतंकवादियों के रूप में घुसा दिया। वे लोग क्या किए, जब मारकाट चालू किए, यानी कश्मीर में जब मारकाट चालू किए, अंत में जब हरि सिंह को लगा कि अब हमारे बीवी और बच्चे भी नहीं बचेंगे, क्या लगा कि जब हमारे बीवी बच्चे भी नहीं बचेंगे, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सरदार पटेल के पास आया, कहा कि हमें बचा लीजिए। उन्होंने क्या कहा, सरदार पटेल के पास आया, हमें बचा लीजिए। तब अब उस समय नेहरू जी थे। नेहरू जी ने कहा हम क्यों बचाएं, आप जाइए, आप तो कह रहे थे हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे कि हम एक अपना अलग जो है देश बनाएंगे, तो फिर जाइए ना, लड़िए, क्या दिक्कत है। तब अंत में सरदार पटेल जो है क्या किए, कहे कि आप सिग्नेचर कर दीजिए। आप क्या करिए, आप सिग्नेचर कर दीजिए, हम आपको, आप विलय पत्र पे सिग्नेचर पहले करिए, फिर हम आपको सुरक्षा देंगे। यानी आपका बचाने का काम हम तब करेंगे जब आप विलय पत्र पर सिग्नेचर करेंगे। अब उस समय था भाई, एक बार सिग्नेचर करे, किसी भी तरीके से करे। अब जैसे आपके पास में ही, मान लीजिए आपके घर के पास ही कोई जमीन बिक रही है, तो आप तो सबसे पहले उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या वो है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, हाँ ठीक है। आपकी सब लोगों की यही कोशिश रहती है, आपकी नहीं, हमारी भी सबकी यही कोशिश रहती है, पहले एक बार रजिस्ट्री हो जाए, उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया बाद में होती रहे, यानी एक बार जो है रजिस्ट्री हो जाए। उसी तरह सरदार पटेल भी यही चाहे, पहले एक बार राजा हरि सिंह सिग्नेचर कर दे, तो फिर आगे की प्रक्रिया होगी। यानी जब पाकिस्तान जो है आतंकवाद के रूप में अपने सेनाओं को कश्मीर में घुसा दिया, तो उसमें क्या हुआ कि जब पाकिस्तान के सेनाओं को घुसाया, तो जब मारकाट शुरू किए, अंत में राजा हरि सिंह को लगा कि अब हमारे बीवी और बच्चे भी नहीं बचेंगे, तो वे क्या किए, वे आए सरदार पटेल के पास और सिग्नेचर करने के लिए राजी हुए। सिग्नेचर करने के लिए राजी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हमारी शर्तें हैं, हमारा एक अलग क्या होगा, तो एक हमारा अलग झंडा होगा, और आप जो है जबरदस्ती अपना कोई कानून हमारे ऊपर, हर कानून को हमारे ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो सरदार पटेल ने कहा पहले भैया आप एक बार साइन तो कीजिए, आप जब इतना ज़्यादा साइन करने में समय लगा देंगे तो सारा तब तक तो कब्जा हो चुका होगा, तब तक क्या हो चुका होगा, कब्जा हो चुका होगा, फिर आपके साइन करने का क्या मतलब रहेगा, आपके सिग्नेचर करने का क्या मतलब रह जाएगा। तो राजा हरि सिंह जब क्या किए, तो राजा हरि सिंह जो है सिग्नेचर कर दिए। तो सरदार पटेल ने भी जैसे ही सिग्नेचर किए, तो सरदार पटेल ने यहाँ से सेना भेजना शुरू कर दिया। यहाँ से सेना भेजे, सेना किसके जो है नेतृत्व में भेजे, तो एक थे जो हमारे पहले के ही एक कुशल जो है सेना नेतृत्व करते थे, इसका नाम था उस्मानी ब्रिगेडियर। वे भी क्या थे, वे भी जिन्ना थे, लेकिन उन्होंने जो है कहाँ रहना पसंद किया, तो उन्हें जब भारत के दो टुकड़े हुए, यानी जब हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने भारत में रहना पसंद किया, यहाँ रहना पसंद किया। मतलब कहा कि हम यहाँ की सब कुछ शिक्षा लिए, यहाँ की हर लिए हम अपना जान भी यहाँ के लिए न्यौछावर करेंगे। तो सबसे सेना का बहुत अच्छा कुशल नेतृत्व करते थे। तब उस्मानी ब्रिगेडियर के नेतृत्व में सेना कहाँ भेजी गई, तो उस्मानी ब्रिगेडियर के नेतृत्व में हमारी सेना जो है कश्मीर भेजी गई। लेकिन अब एक संयोग देखिए कि हमारे जो है उस्मानी ब्रिगेडियर जी कश्मीर में लड़ते हुए क्या हुए, शहीद हो गए। क्या हुए, कश्मीर में लड़ते हुए शहीद हो गए। किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई, तो उस्मानी ब्रिगेडियर के, ब्रिगेडियर उस्मानी किसके नेतृत्व में, ब्रिगेडियर
ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में क्या भेजी गई, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में हमारी सेना भेजी गई। उसके बाद जैसे ही हमारी सेना वहां पहुंची, उसके बाद जो पाकिस्तान की सेना थी जो वहां आके आतंकियों के रूप में घुसपैठ आतंक मचा रखी थी, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। यानी हमारी सेना आज भी इतना मजबूत है, यदि एक बार आदेश मिल जाए, ये नहीं होता है कि आप कितने मजबूत हैं, आपका जो कमांडर होता है वह मजबूत होना चाहिए। यानी आपका जो सेना का नेतृत्व कर रहा है वह ऊर्जावान होना चाहिए। आप तो जंग वैसे ही जीत जाएंगे। आपका जो नेतृत्व कर रहा है वह बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसका हौसला बुलंद होना चाहिए, तो वह आप लड़ाई वैसे ही जीत जाएंगे। आप क्या करेंगे, लड़ाई वैसे ही जीत जाएंगे। तो इसके तहत जो है हमारा, अब कश्मीर में तभी क्या होता था, तभी कश्मीर में हमारा 370 लगा था। 370 के अंतर्गत यही था कि आप वहाँ की जो है सीमा सुरक्षा, ये सब तो केंद्र सरकार देख सकती है, लेकिन उस पे कुछ ऐसे कानून थे जिसका प्रावधान आप कश्मीर पर नहीं लागू कर सकते थे। तो क्या थे, हमारी 370 थी। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने क्या किया, एक दिन उठे और भाइयों बहनों करके 370 को खत्म कर दिए। कहते हैं 370 खत्म हो गई, लेकिन 370 हमारी खत्म नहीं हुई है। 370 हमारी क्या हुई, 370 हमारी खत्म नहीं हुई है। 370 आज भी है, लेकिन 370 के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, क्या है, 370 के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे हटा दिए गए हैं। कुछ नहीं, 370 के सिर्फ प्रावधान हटाए गए हैं। 370 हमारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 370 ही कहती है कि कश्मीर की सीमा, 370 क्या कहती है, 370 ही कहती है कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। यानी कश्मीर की अंतिम सीमा ही भारत की सीमा है। ये 370 में ही कहा गया है कि कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। 370 को हटा देंगे तो फिर कश्मीर जो है हमारा नहीं रह जाएगा। यानी 370 को हटा देंगे तो कश्मीर क्या हो जाएगा, कश्मीर हमारा नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद जब आपस में सारे मिल गए, क्या हुआ, जब आपस में सारे मिल गए, इसके बाद क्या होता था, जब आपस में सारे मिल गए तो जो है अब यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की, अब भारत तो काफी बड़ा है, अब यहाँ की जो जनता थी वह आपस में अलग अलग मांगें करना शुरू कर दी। कहीं की जनता कहती थी कि हमें जो है भाषा के आधार पर, अब इतना बड़ा भारत है, बहुत सारी जनसंख्याएं हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो उनको क्या होगा, एक प्रकार से हैंडल करना एक जगह से तो पॉसिबल नहीं है, यानी बहुत समस्याएं होगी। तो यहाँ की जनता क्या शुरू की, यहाँ की जनता कहने लगी कि हमें जो है अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दीजिए। कहीं से आवाज आती थी कि हमें भाषा के आधार पर राज्य में विभाजित कर दीजिए। यानी अब बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, उसे भोजपुरी में विभाजित कर दीजिए, भोजपुरी के आधार पर, इस तरह से कहा गया। और कहीं कहते थे कि हमें वेशभूषा के आधार पर जो है हमारा राज्य गठित कर दीजिए। इस तरह से अलग अलग स्थान से अलग अलग मांगे उठने लगी, अलग अलग स्थान से अलग अलग क्या उठने लगी, तो अलग अलग स्थान से अलग अलग मांगे उठने लगी। इसी बीच क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के एक पेट्टू थे, आंध्र प्रदेश के कौन थे, पेट्टू थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गया। पेट्टू कहाँ के थे, तो पेट्टू हमारे आंध्र प्रदेश के थे। पेट्टू कहाँ के थे, तो पेट्टू हमारे आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी बीच भूख हड़ताल पर बैठ गया। और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इन्होंने लगभग एग्जैक्ट तो कुछ नहीं पता है, लेकिन लगभग शायद 56 दिन के करीब, 55-56 दिन के करीब वे जो है भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनकी क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ की जनता उस समय उग्र हो गई, जो भारत देश की जनता थी उस समय उग्र हो गई। वह भारत की जनता क्या कह रही थी, इससे अच्छा तो अंग्रेज ही थे, इससे अच्छा क्या थे, अंग्रेज ही थे, इतना ज़्यादा हमें परेशान नहीं करते थे। इन लोगों ने तो मार ही डाला भूख के लिए, यानी खाने के लिए इन लोगों ने मार डाला। तो
जब उनकी मृत्यु हो गई और उस समय देखी गई तो यहाँ की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, यानी यहाँ के लोग ज़्यादा उग्र हो चुके हैं। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर हमारा कौन सा राज्य बना, तो भाषा के आधार पर हमारा जो है आंध्र प्रदेश बना, यानी वहाँ तेलुगु बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में क्या बोली जाती है, तो तेलुगु बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य हमारा कौन बना, तो भाषा के आधार पर हमारा पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को कौन बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश बनाया गया। किसे बनाया गया, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को बनाया गया। अब जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य गठित कर दिए गए, हर जगह से मांगे उठने लगी, हमारा भी भाषा के आधार पर बनाइए और हमारा भी भाषा के आधार पर बनाइए। तो बहुत ज़्यादा नेहरू जी थे, ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब उसके बाद जब क्या हुआ, जब अलग हर जगह से मांगे उठने लगी, वहाँ का बनाया गया तो यहाँ का भी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई एक काम हो जाता है जिस आधार पर, तो उसी आधार पर हर लोग मांग करने लगते हैं। जैसे सोचिए आप किसी जुर्म में फंस गए, 3-4 लोग क्या हुए, किसी जुर्म में फंस गए। मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर दिए और आप फंस गए, तो क्या होगा कि आप 3-4 लोग हैं, अब जब उसमें से एक लोगों का जमानत हो जाता है तो उसी आधार पर सब लोगों का जमानत हो जाता है। इसीलिए क्या हो, इसलिए इसमें भी क्या हुआ, जब एक भाषा के आधार पर हमारा कौन बना, भाषा के आधार पर हमारा आंध्र प्रदेश बना। तो आंध्र प्रदेश का गठन जब भाषा के आधार पर हो गया, आंध्र लिखे हैं हम। आंध्र प्रदेश जब हमारा भाषा के आधार पर बन गया तो हर जगह से मांग उठने लगी कि यहाँ भी भाषा के आधार पर क्या कर दीजिए, यहाँ भी भाषा के आधार पर राज्य गठित कर दीजिए। तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बहुत परेशान हो गए। इन लोगों को क्या हुआ, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब इन लोगों ने, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के कौन थे, जज थे, जिसे क्या कहा, फजल अली कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को वे किए, क्या कहा जाता है, अब कहा जाता है कि कोई कांड हो गया, उसमें क्या होता है, जांच के लिए एक टीम बनाई जाती है, एक टीम गठित की जाती है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो फजल अली, कौन थे, फजल अली। उनका पूरा नाम क्या था, तो उनका नाम था खान बहादुर सर सैयद अली, जिसे हम क्या कहते हैं, फजल अली। उनके नेतृत्व में क्या किया गया, तो उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और यहाँ की जनता को बता दिया गया कि आप लोग जो है कुछ दिन समय दीजिए। क्या कहा गया, तो उनसे पूछा गया कितना दिन के बाद आप रिपोर्ट देंगे, तो उन्होंने कितना दिन का टाइम लिया, 3 साल का टाइम लिया। तो यहाँ की जनता को भी बता दिया गया कि आप लोगों का भी भाषा के आधार पर गठन कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग जो है फजल अली की रिपोर्ट आने तक का इंतजार कीजिए। अब 3 साल का समय मिल गया। 3 साल बाद यानी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा फजल अली संगठन का गठन कब किया गया, तो 1953 में। कब किया गया, तो 1953 में। जो फजल अली थे इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो जो फजल अली थे इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में दी। कब दी, 1956 में। 3 साल बाद गठन किया गया, तो गठन किया गया 1953 में। गठन किए गए 1953 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। तो जब 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें क्या कहा, उसमें कहा कि आप भाषा के आधार पर राज्य को गठन कर सकते हैं, लेकिन यह कोई अनिवार्य नहीं है उस राज्य में रहने वाला जो नागरिक हो उस भाषा का ही हो। यानी नागरिक जो कोई भी भाषा बोलना चाहता हो, जानता हो, या कोई भी भाषा बोलना चाहता हो, यदि उसे भारत की कोई भी भाषा आ रही है वह किसी भी राज्य में रह सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया कि आप जो है कहीं भी रह सकते हैं। आप चाहे
महाराष्ट्रियन हैं या कोई भाषा बोलना जानते हैं, आप किसी अदर स्टेट में यदि जाके रहना चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। तो यह किस संशोधन में जोड़ा गया? तो यह 7वां संशोधन में जोड़ा गया है। फजल अली रिपोर्ट हमारी किस संशोधन में जोड़ी गई? तो फजल अली रिपोर्ट हमारी 7वें संशोधन में जोड़ी गई। तब हमारे कितने राज्य बने थे? तो हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र बने थे। कितने बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? फजल अली रिपोर्ट आने के बाद कितने राज्य बने? तो राज्य हमारे 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 क्या बने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। धीरे धीरे ये बड़े थे, अब इनको तोड़ ताड़ के इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यह तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने भाग 1 को पढ़ लिया जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था, जिसमें हमने पूरा लगभग एक्सप्लेन कर दिया। क्या किया? पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम 2 मिनट में दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो उसके बाद हम आगे भाग 2 को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो भाग 2 को हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। भाग 2 को कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। अनुच्छेद को हम दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं। अब टाइम नहीं बची है, पूरा रिवाइज करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब इसमें क्या है कि भाग 1 में हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 1 में हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। उसके बाद अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक संघ है, यानी भारत क्या है? भारत एक यूनियन यानी संघ है। इसमें अब अभी टोटल कितने हैं? तो इसमें अभी टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले इसमें कितने थे? तो पहले इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब भारत में विदेशी, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? भारत विदेशी किसी मुल्क को भारत में मिलाना है तो वह किसके अंतर्गत मिलाएंगे? तो भारत विदेशी किसी मुल्क को भारत में मिलाएंगे तो वह अनुच्छेद जो है 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। इसका कानून कौन बनाता है? तो इसका कानून हमारी संसद बनाती है। यानी किसी मुल्क को मिलाना है, उसका कानून कौन बनाएगा? तो उसका कानून हमारी संसद बनाएगी। सबसे पहला राज्य हमारा सिक्किम था, जो 16 मई 1975 को मिलाया गया। कब मिलाया गया? 16 मई 1975 को मिलाया गया। यह भारत का कैथवा राज्य था या भारत का 22वां राज्य था? कैथवा राज्य था, यह भारत का 22वां राज्य था। यह किस संशोधन के अंतर्गत मिलाया गया? तो यह 35वें संशोधन के अंतर्गत मिलाया गया। और अनुच्छेद 3 हमारा है। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है? राज्य की सीमा में परिवर्तन, यानी कोई बड़ा राज्य है उसको काट कर 3 राज्य बनाना है, 4 राज्य बनाना है। जितने राज्य बनाने हैं उसका काम जो है किस अनुच्छेद, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो उसका अनुच्छेद उल्लेख हमारा जो है अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो सबसे पहले हमारा 1966 में, कब? 1966 में पेशु जो हमारा काफ़ी बड़ा राज्य था उसको तोड़कर कितने राज्यों में बांट दिया गया? तो उसको तोड़कर हमारा 5 राज्यों में बांट दिया गया है, जो हमारा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। अब इसके बाद अनुच्छेद 4 हमारा क्या है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जैसे आप यहाँ की जो है संसद कोई कानून बनाती है, विदेशी किसी राज्य को भारत में मिलाती है, भारत के किसी राज्य को जो है काट पीट के अलग करती है, 2-4 में डिवाइड करती है, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का अधिकार होता है अनुच्छेद 368 के तहत कि वे संसद कोई कानून बनाती है तो उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 4 में यही कह दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है अनुच्छेद 368 से बाहर है। तो चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।